हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने इस ऑनलाइन एकेडमी में, संदीप आईएएस एकेडमी। आज जो जिस आर्टिकल को लेके आए हैं दोस्तों, वो वुमेन राइट से है। लेकिन इस आर्टिकल को एक्सप्लेन करने से पहले दो चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक ये कि हो सकता है कि ये कंटेंट जो आपको दिख रहा है वो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, कुड बी पॉसिबल। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे थे, तो इसके लिए हमने इसका मैं स्क्रीनशॉट रख दूंगा बीच में, इसका एक इमेज लेके जिसमें आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, उसको आप बीच में देख लीजिएगा। और इसको दो बार रखा जाएगा, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने लोगों ने भी मुझे कमेंट किया है, आप सब लोगों के कमेंट का रिप्लाई मैं लास्ट में इस वीडियो को, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, सब लोगों का कमेंट मुझे याद है, सबका रिप्लाई मैं करूंगा। तीसरी इंफॉर्मेशन एक और शेयर करना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन इस लेक्चर को सुन रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ये लिखें कमेंट में कि आपने इस आर्टिकल से क्या सीखा है। इससे दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी कंटेंट वाइज। राइटिंग वाइज, कंटेंट वाइज का मतलब आप कंटेंट कितना इन डेप्थ एनालिसिस आप कर सकते हो अपने राइटिंग स्किल में, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और दूसरी चीज कि आपके कमेंट को देख के हो सकता है कि सामने वाला जो देख रहा है, विजिट कर रहा है मेरे चैनल को या मेरे इस लेक्चर को, वो शायद उसको वो चीज नहीं पता होगी, तो उस लेक्चर को फिर से देख सकता है। तो ये तीन चार चीजें हैं। इसको मैं फिर से खत्म होने के बाद बताऊंगा अपना लेक्चर। आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो विमेन राइट्स से रिलेटेड है। और सुप्रीम कोर्ट का दो डिसीजन है जिसपे राइटर ने बहुत हैविली क्रिटिसाइज किया है। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिसीजन विमेन के राइट को डाइल्यूट करता है। जहां पे हम इक्वालिटी की बात करते हैं, वहां पे इक्वालिटी के अगेंस्ट में ये चीजें जा रही है। आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट आप देख सकते हैं ऊपर, सुप्रीम कोर्ट फेलियर्स टू प्रोटेक्ट वुमेन्स राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये फेलियर है कि हम वुमेन राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बहुत खूबसूरत एक लाइन से स्टार्ट की गई है। ये लाइन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने लिखा है कि दोस्तों, कोई भी रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द मैरिज, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि कोई भी रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द मैरिज इन चार पिलर पे बेस्ड होता है, जिसमें लव है, जिसमें रिस्पेक्ट है, जिसमें ट्रस्ट है और जिसमें कंसेंट है। मतलब लव, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड कंसेंट, ये चार ऐसे पिलर्स हैं जिस पे कोई भी रिलेशनशिप बेस्ड होता है, और उसी में मैरिज भी आता है। मतलब हमारी सोसाइटी में रेप के लिए कोई पोजीशन नहीं है, और जो भी रेपिस्ट है उसके साथ यदि किसी भी तरीके से हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये हमारी जुडिशरी के लिए, जुडिशरी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और एक अच्छी सोसाइटी हम देने में असमर्थ होते हैं। अब आर्टिकल का स्टार्टिंग सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट क्वेरी से स्टार्ट किया गया है, और इस क्वेरी ने बहुत सारे कंट्रोवर्सी को जनरेट किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क ने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी है। आप केस नंबर फर्स्ट की यदि हम बात करें, केस स्टडी 1, इसमें ये जो केस है मोहित सुभाष चौहान केस, तो इसमें एक बहुत विचित्र चीज सीजेआई ने पूछ लिया। जस्टिस ए बोबडे, इन्होंने ये पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूं कि महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एक युवक थे, एक बंदा था जो जॉब करता था, और उसने एक माइनर लड़की के साथ ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज, शादी के झांसा को देके, शादी करने के लालच में उससे बोला कि वो उस लड़की से बोला कि वो शादी करेगा उससे, और रिपीटेडली उसके साथ रेप करता रहा, उसके साथ रिपीटेडली रेप करता रहा वो। और जब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने उसके वकील को पूछा, वो जो एम्प्लॉय था, जो रेपिस्ट था, उसके वकील से पूछा कि क्या ये जो रेप किया है, जो रेपिस्ट है, वो उससे शादी कर लेगा, उस लड़की से। हालांकि उसने साफ साफ मना कर दिया। उसने ये कह के मना किया कि ऑलरेडी मैरिड है। तो ये बस आप केस सुनिए, इसके बाद मैं कंक्लूजन बताऊंगा आपको। ये पहला केस ये था कि वो रिपीटेडली एक लड़की के साथ, जो माइनर थी, 18 ईयर्स नहीं थी, उसके साथ रिपीटेडली रेप करता रहा, ये कह के कि उससे वो शादी करेगा। मतलब कि सरासर सफेद झूठ बोला गया उस लड़की से कि वो मैरिड नहीं है, वो मैरिड था।
और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो उसके वकील से ये पूछ रहे हैं कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, बस पूछ रहे हैं। ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट यूज किया कि हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम बस आपसे पूछ रहे हैं कि क्या उस लड़की से आप शादी करिएगा। साफ साफ जवाब था उस रेपिस्ट का कि हम नहीं कर सकते हैं शादी, क्योंकि हम ऑलरेडी मैरिड हैं। वो ऑलरेडी मैरिड है, अपने बारे में बताया। केस नंबर 1। दूसरी बात हम करते हैं केस नंबर 2, जो ब्रूटली एंड सेक्सुअली अब्यूज्ड कीवर्ड लिखा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी छिपी है। लंबी कहानी को मैं शॉर्ट करके बताता हूं आपको कि एक लड़का और एक लड़की, मतलब 2 कपल एक रिलेशनशिप में थे और ऑब्वियसली वो लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, फिजिकल रिलेशन में थे ही वो ऑलरेडी। और उसके बाद उस लड़की ने कंप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट में जाके कि उसको सेक्सुअली एंड ब्रूटली उसका जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा अब्यूज करता है। तो एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट आया सीजीआई के द्वारा। उन्होंने ये बोला कि उसके वकील से सीजीआई ने ये बोला कि जब 2 लोग वाइफ और हस्बैंड की तरह रह रहे हैं एक साथ, मैं इसको रिपीट करता हूं कि जब 2 लोग वाइफ एंड हस्बैंड की तरह रह रहे हैं एक साथ, और उसमें यदि कहा जाए कि लड़का कितना भी ब्रूटल हो, तो क्या उनके बीच में हुए सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप कहा जा सकता है? बिग क्वेश्चन मार्क। ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप इस पे क्या सोचेंगे। हालांकि राइटर क्या सोचता है वो तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2 लोग जो एक दूसरे के साथ लिव इन में रह रहे हैं और लड़का कितना भी ब्रूटल हो, तो क्या उनके फिजिकल इंटीमेसी को, उनके फिजिकल इंटरकोर्स को रेप का नाम देना उचित है? ऐसा सीजीआई ने पूछा उसके वकील से। रही बात यहीं पे खत्म दोनों केस का। अब यदि नीचे लिखता है इन दोनों का तोड़ है, जो सीजीआई ने बताया, आप देखिए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, इन दोनों केसेस को यदि रीड करेंगे इसके फ्रेमवर्क में रख के, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, तो सीवियर पेनाल्टीज है, सीवियर पनिशमेंट है कि आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। इस लॉ के रीडिंग को यदि हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, और यदि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 ऑपरेशनल है इंडिया में, तो फिर इस तरीके का स्टेटमेंट कहां तक उचित है, ये आपके विवेक पे मैं छोड़ता हूं। अब नीचे आते हैं। हालांकि इसको इंक्लूड नहीं किया गया जब निर्भया कांड हुआ था, तो आनंद फानंद में इन्होंने एक जस्टिस वर्मा कमेटी बना दी। जस्टिस वर्मा कमेटी भी इस बात को साफ साफ कहता है कि रिलेशनशिप का सेक्सुअल वायलेशन से कोई रिलेशन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यदि मैं रिलेशनशिप में हूं किसी के साथ और उसके साथ भी रेप करता हूं तो मुझे सजा मिलेगी। एट एनी हाउ, रिलेशनशिप को हम डिफेंसिव टूल्स नहीं बना सकते हैं अपने पनिशमेंट को कम करने के लिए। यह जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट कहती है, और इसके साथ साथ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट तो कहता ही है। तो अब इशूज की यदि हम बात करें तो 3 सबसे बड़े इशूज राइटर को लगा है। पहला है अनेबल टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द गर्ल। ऑब्वियसली हम गर्ल्स के राइट को कहां प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं? हम उससे ये पूछ रहे हैं कि आप उससे शादी कर सकते हैं कि नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आप वाइफ हस्बैंड के साथ एक वाइफ हस्बैंड की तरह रह रहे हो, तो ये आपका फिजिकल इंटरकोर्स रेप कैसे हो गया, आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स रेप कैसे हो गया? तो कहां उनके राइट को हम नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा कह रहा है कि ऑफरिंग मैरिज एज एन ऑल्टरनेट ऑफ गोइंग टू जेल। जहां पे उनको पनिशमेंट देना चाहिए, सीवियर पनिशमेंट देना चाहिए, वहां पे आप उनको मैरिज ऑफर कर रहे हो कि भैया आपने इसके साथ रेप किया, शादी कर लो, मामला खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी को हम डाइल्यूट कर रहे हैं। जिस इक्वालिटी को हम बात करते हैं कि हमको इक्वल राइट देना है विमेन को, हम उनको विमेन इंपावरमेंट देना चाहते हैं, कहां गया इक्वालिटी? यदि हम उनको कोई ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं कि तुम शादी कर लो, तो फिर तो खत्म हो गया, उसका मेरिट ही खत्म हो गया केस का। तीसरी बात कि अनएक्सपेक्टेड रिमार्क्स फ्रॉम पीपल इन हाई ऑफिसेस। अब इतने बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लोग ही जब ऐसे रिमार्क्स देंगे, तो आप उम्मीद कीजिए कि हमारे और आपके जैसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा ब्रॉड थिंकिंग नहीं है, वो उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जब इतने हाई ऑफिसेस पे लोग बैठे हैं और वो कह रहे हैं, इस तरीके के रिमार्क्स दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क आ रहा है, जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और वहां में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि आप उनसे शादी कर सकते हैं कि नहीं, और जो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं वो कैसे रेप हो सकता है उनके बीच का फिजिकल रिलेशनशिप। तो आप ये समझिए कि फिर हमारे और आपका जो नॉर्मल सोसाइटी है उसके लोगों की सोच क्या हो सकती है। इमेजिन कर सकते हैं आप
बहुत इजीली आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ दो चीजें और कही गई है, इसको जरूर ध्यान से सुनिएगा। यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में एक केस आया था, सीआर वर्सेज यूके, सीआर वर्सेज यूके। इसमें स्टेटमेंट इतना जबरदस्त है कि मैंने इसको लिखा है बोर्ड पे, अ रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद विक्टिम। कोई रेपिस्ट है तो रेपिस्ट ही होगा, चाहे उसका जो कोई भी रिलेशन हो जिसके साथ उसने रेप किया है। बहुत बड़ी बात है, और एक आया था सीआर वर्सेज यूके में। तो यदि इसके कॉन्टेक्स्ट से हम चीजों को समझें तो सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाती हैं, जो भी स्टेटमेंट मैंने आपको बोला, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। सेकंड क्या कह रहा है, शिंभू एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा 2013। ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। लिखता है कि द सुप्रीम कोर्ट said the offer of a rapist to marry the victim cannot be used to reduce the sentence prescribed by the law। कि यदि कोई रेप करता है किसी के साथ और उसके बाद उसके साथ शादी का प्रस्ताव रख देता है, इसका मतलब कि उसका पनिशमेंट कम कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये केस बोलता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का केस बोलता है, शिंभू एंड अनदर वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा। और जब ये दोनों चीजें इस तरीके की बात करती हैं, दोनों नहीं, ये भी दोनों आप मिला लीजिए, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 और जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है, तो फिर ऐसे स्टेटमेंट देने का, ऐसे रिमार्क्स आने का सीधा सा मतलब यही है कि वुमेन राइट हम दे कहां रहे हैं, ये तो हम डाइल्यूट कर रहे हैं। कंक्लूजन में दोस्तों यही चीज है कि देखो, अभी निर्भया का घाव भरा नहीं है, और निर्भया का घाव नहीं भरा है, और हाथरस का इंसिडेंट हमने देख लिया है। यूपी में सिर्फ हाथरस मुझे नाम याद आ रहा है, और भी 2-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। और ऐसे केसेस में हमने एडमिनिस्ट्रेशन का भी ढीलापन रवैया देखा है, खास करके उन्नाव वाले केस में, कि एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी ने किस नॉन सीरियस तरीके से काम किया। तो इसमें एक ले दे के मामला बचता है जुडिशरी का, और जुडिशरी भी ऐसे रिमार्क्स देगी तो कहां से हम वुमेन राइट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यही पूरी आर्टिकल है। ये आर्टिकल नहीं है, ये हमारे समाज का एक ग्राउंड रियलिटी है, जिस पे हमको, आपको और सबको सोचना पड़ेगा, और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ इन चीज़ों को लेके, मतलब इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी हम शायद एक अच्छी सोसाइटी अपने समाज को दे सकते हैं। तो आज के लिए यही है आर्टिकल। अब हम कमेंट पे आते हैं। सबसे पहले तो मिस्टर अजीत कुमार जी का कमेंट है, और मेरे लिए बहुत मैटर करता है, मैंने कल भी बोला है। उनके सामने कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। फिर भी मैं हिमाकत कर रहा हूं आपके सामने कि जो मैंने बोला है दैट इज रिटन बाय द राइटर, और जो हिंदू आर्टिकल लिखता है। यदि मेरा इंडिविजुअली सजेशन आप पूछ रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कैसे सुधर सकता है, बहुत छोटी सी बात है कि आप सिर्फ डायलॉग प्रोसेस से ही चीज़ों को नहीं सुधार सकते हैं, उसमें कुछ और भी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी। एक एग्जांपल मुझे अभी याद आ रहा है कि जैसे आपने वैक्सीन बनाया, वैक्सीन डिप्लोमेसी की आपने बात करी, आपने नेपाल को वैक्सीन दे दिया, आपने श्रीलंका को वैक्सीन दे दिया, आपने और भी पड़ोसी देशों को वैक्सीन बांट दिया, आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं दिया? यदि इतना ही बड़ा दिल था तो आप, पाकिस्तान को भी ज़रूरत थी, उसको चाइना क्यों दिया? सीधी सी बात थी। चाइना दे दिया, बहुत अच्छी बात है, आप भी वैक्सीन दे देते। आपने बांग्लादेश में दे दिया, आपने नेपाल में दे दिया, श्रीलंका के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो आप बनाने वाले थे कोलंबो में, वो तीनों कंट्री मिलकर, जापान, इंडिया और श्रीलंका, उसके लिए मना कर दिया उसने चाइना के कहने पे, फिर भी आपने श्रीलंका को दे दिया। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी उनके साथ करनी चाहिए थी आपको। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारा जो रूट है वो एक ही है, तो कल्चरल लेवल पे भी डेवलपमेंट यदि हम करें, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं इंडियन क्रिकेट टीम यहाँ पे वहाँ जाती है तो कितना उनका स्वागत किया जाता है, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वागत किया जाता है। तो ऑब्वियसली एक उस लेवल पे भी हम लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और शायद इससे हम रिश्ते, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उन्होंने एक बस स्टार्ट किया था, लाहौर तक जाती थी वो बस, अमृतसर से लाहौर, कुछ ऐसा था। तो उस लेवल पे भी, अपर हायर लेवल पे तो चीजें चल रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट आपने शायद इंडिकेट किया है कि और उसके अलावा क्या रास्ते हो सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सारे रास्ते हैं। हमें अपने बिहेवियरल चेंजेस को थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी, और अपने बिहेवियर को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। पाकिस्तान को लेके जो अभी अचानक हमारे दिमाग में आ जाता है कि पाकिस्तान से मैच है तो हमको जीतना ही है, तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि वो उसको एक दूसरे नज़र से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया मैच बहुत अच्छा खेलती है, जीत जाती है इंडिया से, हम कहते हैं कि इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जीत जाता है तो हमारे अंदर बहुत अजीब सी फीलिंग आ जाती है, और कहीं ना कहीं तो टीवी भी तोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं है, वो हमारा ही एक पार्ट है जो हमसे अलग हुआ है। इस बात को जिस दिन हम समझ जाएंगे, शायद हमारे रिश्ते ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। रही बात शेफाली की, शेफाली थैंक यू सो मच
कि आपने मुझे सजेस्ट किया। और रोल मॉडल कोई किसी का नहीं होता, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे हो और आपसे भी सीखना है मुझे बहुत कुछ, कि एक साथ बहुत सी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हो। मिताली थैंक यू सो मच। नीतू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार वो कमेंट करती हैं। और कुछ और भी लोग हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सुमची थैंक यू सो मच दैट आपने सुना इतने मॉर्निंग में और उसके बाद एक अच्छा कमेंट किया। तो लास्ट में मैं यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। कुसुम थैंक यू कमेंट के लिए। लास्ट में आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूं, जो भी देख रहे हैं प्लीज आप लिखें कमेंट में कि आपने इस आर्टिकल से क्या सीखा। इसको मजाक में मत लीजिए, बहुत सीरियस तरीके से मैं इस आर्टिकल को बनाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं और वो मेहनत से यदि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव तरीके से चेंज कर पाएंगे तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।